क्या 1982 से पहले झारखंड के म्यूनिसिपल एरियाज में स्थित जमीन पर, आदिवासी भूमि पर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रावधान लागू थे? आज हम छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के एक महत्वपूर्ण संशोधन पर चर्चा करेंगे, जिसने वर्तमान झारखंड के नगर क्षेत्रों, म्युनिसिपल एरियाज में स्थित भूमि के कानूनी स्थिति को मूल रूप से बदल कर रख दिया। यह संशोधन है छोटा नागपुर टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1982। यह विषय विशेषकर उन मामलों में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पर कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भूमि का हस्तांतरण 1982 के पहले किसी गैर आदिवासी को हुआ हो, किसी गैर आदिवासी के पक्ष में हुआ हो और वह भूमि हस्तांतरण की तिथि पर म्युनिसिपल एरिया के अंतर्गत नीत हो, तो ऐसी स्थिति में उस ट्रांसफर पर, उस हस्तांतरण पर इस अमेंडमेंट का काफी प्रभाव पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या 1982 के पहले म्युनिसिपल एरियाज में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की धाराएं के रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस एप्लीकेबल थे? यदि उस समय छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट क्षेत्र में लागू नहीं था, तो एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या 1982 के संशोधन के पूर्व म्युनिसिपल क्षेत्र में स्थित आदिवासी भूमि का गैर आदिवासी के पक्ष में किया गया हस्तांतरण केवल संशोधित प्रावधानों के आधार पर बाद में अवैध घोषित किया जा सकता है, यदि वो एरिया म्युनिसिपल एरिया में था उस समय में? तो इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए CNT एक्ट के लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को समझना होगा, 1982 के संशोधन को समझना होगा, उसके प्रभावों को समझना होगा और इस विषय पर न्यायालयों के निर्णय को समझना होगा, तभी इस विषय को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 1982 में छोटा नागपुर टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया, जिसे कहते हैं बिहार एक्ट 45 ऑफ 1982। इस अधिनियम द्वारा छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 1 सब क्लॉज 2 में संशोधन किया गया तथा इसके प्रावधानों को म्युनिसिपल एरिया और नोटिफाइड एरियाज में लागू कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। पहले यहाँ नहीं लागू था, इस प्रावधान के पहले यहाँ लागू नहीं था, इसको के बढ़ा करके म्युनिसिपल एरिया में भी कर दिया गया। यद्यपि यह अधिनियम का प्रकाशन 29-30 अप्रैल 1982 को हुआ था, फिर भी चूंकि इसका नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 1982 को हुआ था, इसलिए इसका प्रभाव ही 1 अप्रैल 1982 से माना जाता है। इस बदलाव के प्रारंभ की बात करें तो वास्तव में म्युनिसिपल एरिया था नोटिफाइड एरिया में CNT एक्ट का विस्तार सबसे पहले ऑर्डिनेंस नंबर 29 1980 द्वारा किया गया था। 1980 से पहले CNT एक्ट की धारा 1 सब क्लॉज 2 के अनुसार म्युनिसिपल एरिया था नोटिफाइड एरिया में अधिनियम लागू नहीं होता था। परिणाम क्या हुआ कि म्युनिसिपल एरिया में स्थित आदिवासी भूमि का हस्तांतरण पर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 46, 48, 71A जैसे रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस लागू नहीं होते थे, बल्कि ऐसे हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट से गाइड होता था। इस अवधि में म्युनिसिपल एरिया में स्थित बड़ी मात्रा में भूमि, आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की गई। इसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस स्थिति को समाप्त करने के लिए, इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए बिहार सरकार ने अध्यादेश जारी किया, जिसको कहते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी ऑर्डिनेंस 1980, ऑर्डिनेंस नंबर 29 ऑफ 1980। 4 मार्च 1980 को सक्षम पदाधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकृति दी गई
जिसके माध्यम से सीएनटी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को म्यूनिसिपल एरिया और नोटिफाइड एरिया में डिसाइड कर दिया गया। बाद में यह ऑर्डिनेंस बार बार जारी आते रहा, इसकी चर्चा बार बार होती रही और अंततः 1982 में यह बिहार एक्ट 45 ऑफ 82 के रूप में कानून बना। छोटा नागपुर टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1982 पारित कर दिया गया। प्रभाव क्या पड़ा? इस परिवर्तन की स्थिति में को हम 3 चरण में देख सकते हैं। पहला चरण की बात करें तो 4 मार्च 1980 से पूर्व, जिस समय की पहली बार ऑर्डिनेंस लाया गया, 4 मार्च 1980 के पूर्व क्या था? सेक्शन 46, 48 और 71A के अंतर्गत ट्रांसफर प्रतिबंधित म्यूनिसिपल एरिया में लागू, ट्रांसफर का प्रतिबंध म्यूनिसिपल एरिया में लागू नहीं था। यानी म्यूनिसिपल एरियाज में आदिवासियों की भूमि स्वतः सामान्य रूप से अन्य भूमि की तरह गैर आदिवासियों को ट्रांसफर होता था और भूमि का हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार होता था। तो इसमें आदिवासियों की भूमि बहुत सारा गैर आदिवासियों के पक्ष में हस्तांतरित हुई। दूसरा चरण को अगर देखें, वो होता है 4 मार्च 1980 जो ऑर्डिनेंस लाया गया उस तिथि से। अगली तिथि कब? जो नोटिफिकेशन हुआ, जो कानून बना, अमेंडमेंट एक्ट बना 31 मार्च 1982 तक, जिसका पब्लिकली प्रकाशन हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऑर्डिनेंस नंबर 29 ऑफ 1980 और इस अवधि में नगर क्षेत्रों में स्थित आदिवासी भूमि का हस्तांतरण सीएनटी के प्रतिबंधों के अधीन हो गए। यानी म्यूनिसिपल एरिया में भी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कर दी गई, जिसको कहते हैं बिहार एक्ट 45 ऑफ 1982 द्वारा अध्यादेश व्यवस्था को समाप्त कर जो ऑर्डिनेंस है उस ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया गया और उसको पूर्णतः कानून बना दिया गया, जो कहते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1982, और इस कानून को लागू कर दिया गया। इस संशोधन के द्वारा इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 1982 से ही मानी गई, जबकि इसका पब्लिकेशन 30 मार्च को हुआ था, 30 मार्च को हुआ था, 30 अप्रैल को हुआ था। लेकिन फिर भी इसका क्या कहते हैं एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल से ही माना गया, जिसी को रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी की बात हम लोग कभी कहते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव इन द सेंस कि जिस दिन से ऑर्डिनेंस को हटा करके कानून बना और डेट वो मान रहे हैं जो पब्लिकेशन का डेट हुआ, तो उस दिन से नगर क्षेत्र में, म्यूनिसिपल एरियाज में और नोटिफाइड एरियाज में जो छूट मिली हुई थी आदिवासियों को अपनी जमीन के हस्तांतरण का, उस पर रोक लग गया, पूर्णतः से रोक लग गया। और छोटा नागपुर टेनेंसी के प्रतिबंध झारखंड के सारे म्यूनिसिपल एरिया पर भी लागू हो गए। 29-30 अप्रैल 1982 को इसका प्रकाशन हुआ, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी को माना गया 1 अप्रैल 1982 से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 1 अप्रैल 1982 के पूर्व किए गए सारे ट्रांसफर स्वतः अवैध हो गए, ऐसा नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 1 अप्रैल 1982 को जो कानून बना, 1 अप्रैल 1982 को जो कानून बनाया गया, जो छोटा नागपुर टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके तहत कि इसकी एप्लीकेबिलिटी को एक्सटेंड करते हुए म्यूनिसिपल एरिया में बढ़ा दिया गया। और लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी के पहले, इस कानून को बनने के पहले जो भी ट्रांसफ़र हुआ वो ट्रांसफ़र कानूनी रूप से अवैध था और उस ट्रांसफ़र को स्वतः जो है अवैध नहीं माना सकता। अब इसी को छोटा सा एक उदाहरण लेकर समझने की कोशिश हम करते हैं। मान लीजिए कि 1969, 70, 85, 1970, 78, 75, 76 जो भी हुआ, यानी 1 अप्रैल 1982 के पूर्व किसी वर्ष में किसी शेड्यूल ट्राइब्स की भूमि जो उस समय हीरापुर क्षेत्र में स्थित थी, और हीरापुर क्षेत्र तो स्वतः शुरू से ही, प्रारंभ से ही ये नगर पालिका क्षेत्र में था, तो ऐसी स्थिति में जो एक सामान्य वर्ग को हस्तांतरित किया गया एक रजिस्टर्ड सेल डीड के द्वारा, हस्तांतरित किया गया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? ऐसी स्थिति में क्या हुआ? मुख्य प्रश्न ये नहीं रहा कि 1982 का संशोधन क्या कहता है। मुख्य प्रश्न ये हो गया 1982 के प्रावधान अमेंडमेंट के पहले का ट्रांसफर है कि नहीं है। जिस वर्ष वो ट्रांसफर हुआ
उस वर्ष में CNT एक्ट लागू था कि नहीं? जिस वर्ष CNT एक्ट लागू ही नहीं था, उस जो अमेंडमेंट एक्ट CNT अमेंडमेंट एक्ट 1982 जो लागू ही नहीं था, तो उस पर इसके प्रभाव नहीं है। यदि उस क्षेत्र म्यूनिसिपल एरिया में आता हो तो उस प्रभावित नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि वो मौजा, जैसे हीरापुर मौजा शुरू से ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव हब रहा है और म्यूनिसिपल एरिया में रहा है प्रारंभ से ही। 1921 में परहैप्स म्यूनिसिपलिटी का स्थापना हुई थी, उस वक्त से भी ये म्यूनिसिपल एरिया में रहा। चूंकि उस समय म्यूनिसिपल एरिया नगर निगम क्षेत्र CNT के दायरे से बाहर था, तो रजिस्टर्ड सेल डीड की वैधता उस वर्ष यानी जो भी हुआ 1969 हो, 70 हो, 75 हो, ये 1982 के अमेंडमेंट के पहले जो भी हुआ उसके अनुसार किया जाएगा, ना कि 1982 के अमेंडमेंट के आधार पर। और रेस्टोरेशन की प्रक्रिया भी उसी आधार पर होगी, यानी उस समय में रेस्टोरेशन की प्रक्रिया भी उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उस पर CNT एक्ट की एप्लीकेबिलिटी भी वहाँ नहीं थी, तो फिर रेस्टोरेशन का प्रावधान भी वहाँ लागू नहीं होगा। इस प्रकार इस अमेंडमेंट के पहले जो भी ट्रांसफर रजिस्टर्ड सेल डीड के द्वारा आदिवासियों से भी गैर आदिवासियों किया गया, वह ट्रांसफर वैलिड ट्रांसफर है और उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन का प्रावधान लागू नहीं होता।